राधे राधे। मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी हम सुनेंगे जिसका नाम है निमंत्रण। तो आप निमंत्रण कहानी श्रवण करें। निमंत्रण। पंडित मोटे राम शास्त्री ने अंदर जाकर अपने विशाल उदर पर हाथ फेरते हुए यह पद पंचम स्वर में गया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सोना ने प्रफुल्लित होकर पूछा, कोई मीठी ताजी खबर है क्या? शास्त्री जी ने पैतरे बदल कर कहा, मार लिया आज, ऐसा ताक कर मारा कि चारों खाने चित। सारे घर का न्योता, सारे घर का। बढ़ कर हाथ मारूंगा कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। उधर महाराज अभी भी अधीर हो रहे थे। सोना कहीं पहले की भांति अब की धोखा न हो, पक्का पोढ़ा कर लिया है? मोटे राम ने मूछ ऐंठते हुए कहा, ऐसा असगुन मुंह से तो ना निकालो। बड़े जब तब के बाद यह शुभ दिन आया है, जो तैयारियां करनी हो कर लो। सोना, वह तो मैं करूंगी ही, क्या इतना भी नहीं जानती? जन्म भर घास थोड़े ही खोदती रही हूँ, मगर है घर भर का ना। मोटे राम, अब और कैसे कहूँ, पूरे घर भर का है। इसका अर्थ समझ में ना आया हो तो मुझसे पूछो। विद्वानों की बात समझना सबका काम नहीं, मगर उनकी यह बात सभी समझ लें तो उनकी विद्वता का महत्व ही क्या रहे। बताओ क्या समझी? मैं इस समय बहुत ही सरल भाषा में बोल रहा हूँ, मगर तुम नहीं समझ सकी। बताओ विद्वत्ता किसे कहते हैं? महत्व ही का अर्थ बताओ। घर भर का निमंत्रण देना क्या दिल लगी है? हाँ, ऐसे अवसर पर विद्वान लोग राजनीति से काम लेते हैं और उसका वही आश्रय निकालते हैं जो अपने अनुकूल हो। मुरादापुर की रानी साहब 7 ब्राह्मणों को इच्छापूर्ण भोजन कराना चाहती हैं। कौन कौन से महाशय मेरे साथ जाएंगे, यह निर्णय लेना मेरा काम है। अलगू राम शास्त्री, बैनी राम शास्त्री और छेदी राम शास्त्री, भवानी राम शास्त्री, फेकू राम शास्त्री, मोटे राम शास्त्री आदि सब इतने आदमी अपने घर में ही हैं। तब बाहर कौन ब्राह्मणों को खोजने जाए? सोना, और 7वां कौन है? मोटे बुद्धि दौड़ाओ। सोना, एक पत्तल घर लेते आना। मोटे फिर वही बात कही। छी, इसमें बदनामी हो। छी छी, पत्तल घर लाऊं? उस पत्तल में वह स्वाद कहाँ जो जजमान के घर बैठकर भोजन करने में है। सुनो, 7वें महाशय है पंडित सोनाराम शास्त्री। सोना, चलो दिल लगी करते हैं। भला कैसे जाऊंगी? मोटे, ऐसे ही कठिन अवसरों पर विद्या की आवश्यकता पड़ती है। विद्वान आदमी अवसर को अपना सेवक बना लेता है, मूर्ख अपने भाग्य को रोता है। सोना देवी और सोनाराम शास्त्री में क्या अंतर है जानती हो? केवल परिधान का। परिधान का समझती हो? परिधान पहनाव को कहते हैं। इसी साड़ी को मेरी तरह बांध लो, मेरी मिर्जाई पहन लो, ऊपर से चादर ओढ़ लो, पगड़ी में बांध दूंगा, फिर कौन पहचान सकता है? सोना ने हंसकर कहा, मुझे तो लाज लगेगी। मोटे, तुम्हें करना ही क्या है, बातें तो हम करेंगे। सोना ने मन ही मन आने वाले पदार्थों का आनंद लेकर कहा, बड़ा मजा होगा। मोटे, बस अब विलम्ब ना करो, तैयारी करो। सोना, कितनी फंकी बना लूं? मोटे, मैं यह नहीं जानता, बस यह आदर्श सामने रखो कि अधिक से अधिक लाभ हो। सहसा सोना देवी को एक बात याद आ गई। बोली, अच्छा, इन बिच्छुओं का क्या करूंगी? मोटे राम ने त्योरी चढ़ाकर कहा, इन्हें उठाकर रख देना। और क्या करोगी? सोना, हाँ जी, क्यों नहीं, उतार कर क्यों न दूंगी। मोटे, तो क्या तुम्हारे बिछुए पहनने से ही मैं जी रहा हूँ? जीता हूँ पौष्टिक पदार्थों के सेवन से, तुम्हारे बिच्छुओं के पुण्य से नहीं जीता। सोना, नहीं भाई, मैं तो बिच्छुए ना उतारूंगी। मोटे राम ने सोचकर कहा, अच्छा, पहने चलो, कोई हानि नहीं। गोवर्धन यह बाधा भी हर लेंगे, बस पाँव में बहुत सारे कपड़े लपेट लेना। मैं कह दूंगा कि पंडित जी को पीलपाव हो गया है। क्यों, कैसी सूझी? पंडिताइन ने पतिदेव को प्रशंसा सूचक नेत्रों से देखकर कहा, जन्म भर का पढ़ा नहीं। संध्या समय पंडित जी ने 5 पुत्रों को बुलाया और उपदेश देने लगी। पुत्रों, कोई काम करने से पहले खूब सोच समझ लेना चाहिए कि कैसा क्या होगा। मान लो रानी साहब ने तुम लोगों का पता ठिकाना पूछना आरंभ किया, तो तुम लोग क्या उत्तर दोगे? यह तो महान मूर्खता होगी कि तुम सब मेरा नाम लो। सोचो कितने कलंक और लज्जा की बात होगी कि मुझ जैसा विद्वान केवल भोजन के लिए इतना बड़ा कुचक्र रचे। इसलिए तुम सब थोड़ी देर के लिए कुछ भूल जाओ कि तुम मेरे पुत्र हो। कोई मेरा नाम न बतलाए। संसार में नामों की कमी नहीं है, कोई अच्छा सा नाम चुनकर बता देना। पिता का नाम बदल देने में कोई गाली नहीं लगती, यह कोई अपराध नहीं। अलगू, आप ही बता दीजिए। मोटे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, इतने महत्व का काम मुझे स्वयं करना चाहिए। अच्छा सुनो, अलगू राम के पिता का नाम है पंडित केशव पांडे, खूब याद कर लो। बैनी राम के पिता का नाम पंडित मगरू ओझा,
खूब याद रखना। छेदीराम के पिता है पंडित दमड़ी तिवारी, भूलना नहीं। भवानी तुम गंगू पांडे बतलाना, खूब याद कर लो। अब रहे फेकू राम, तुम बेटा बतलाना सेतुराम पाठक। हो गए सब? हो गया सबका नामकरण? अच्छा अब मैं परीक्षा लूंगा, होशियार रहना। बोला अलगू तुम्हारे पिता का क्या नाम है? अलगू पंडित केशव पांडे। बेनीराम तुम बताओ? दमड़ी तिवारी। छेदी है तो मेरे पिता का नाम है। बेनी मैं तो भूल गया, मोटे भूल गए। पंडित के पुत्र होकर तुम एक नाम भी याद नहीं रख सकते, बड़े दुख की बात है। मुझे पांचों का नाम याद है और तुम्हें एक का नाम भी याद नहीं। सुनो तुम्हारे पिता का नाम क्या है? पंडित मगरू ओझा। पंडित जी लड़कों की परीक्षा ले ही रहे थे कि उनके परम मित्र पंडित चिंतामणि ने द्वार पर आवाज दी। पंडित मोटेराम ऐसे घबराए कि सिर पैर की सुधी न रही। लड़कों को भगाना ही चाहते थे कि पंडित चिंतामणि अंदर चले आए। दोनों सज्जनों में बचपन से गाढ़ी मैत्री थी। दोनों बहुधा साथ साथ भोजन करने जाया करते थे और यदि पंडित मोटेराम अव्वल रहते तो पंडित चिंतामणि के द्वितीय पद में कोई बाधक न हो सकता था। पर आज मोटेराम जी अपने मित्र को साथ नहीं ले जाना चाहते थे। उनको साथ में ले जाना अपने घर वालों में से किसी एक को छोड़ देना था और इतना महान आत्मत्याग करने के लिए वे तैयार न थे। चिंतामणि ने यह समारोह देखा तो प्रसन्न होकर बोले, क्यों भाई, अकेले ही अकेले? मालूम होता है आज कहीं गहरा हाथ मारा है। मोटेराम ने मुंह लटकाकर कहा, कैसी बात करते हो मित्र, ऐसा कोई कुछ कभी नहीं हुआ। मुझे कोई अवसर मिला हो और मैंने तुम्हें सूचना न दी हो। कदाचित कुछ समय ही बदल गया है या किसी ग्रह का फेर है, कोई झूठ को भी नहीं बुलाता। पंडित चिंतामणि ने अविश्वास के भाव से कहा, कोई न कोई बात तो मित्र अवश्य है, नहीं तो यह बालक क्यों जमा है? मोटे तुम्हारी इन्हीं बातों पर मुझे क्रोध आता है। लड़कों की परीक्षा ले रहा हूँ, ब्राह्मण के लड़के हैं, 4 अक्षर पढ़े बिना इनको कौन पूछेगा। चिंतामणि को अब भी विश्वास न आया। उन्होंने सोचा लड़कों से इस बात का पता लग सकता है। फेकू राम सबसे छोटा था, उसी से पूछा, क्या पढ़ रहे हो बेटा? हमें भी सुनाओ। मोटे राम ने फेकू राम को बोलने का अवसर न दिया, डरे कि यह तो सारा भांडा फोड़ देगा। बोला अभी क्या पढ़ेगा, दिन भर खेलता है। फेकू राम इतना बड़ा अपराध अपने नन्हे से सिर पर क्यों लेता? बाल सुलभ गर्व से बोला, हमको तो याद है पंडित सेतुराम पाठक, हम भी हाथ कर ले तिस पर भी कहते हरदम खेलता है। यह कहते उसने रोना शुरू किया। चिंतामणि ने बालक को गले लगा लिया और नहीं बेटा, तुमने अपना पाठ सुना दिया है, तुम खूब पढ़ते हो। यह सेतुराम पाठक कौन है बेटा? मोटेराम ने बिगड़ कर कहा, तुम भी लड़कों की बात में आते हो, सुन लिया होगा किसी का नाम। फेंकू से जा बाहर खेल। चिंतामणि अपने मित्र की घबराहट देखकर समझ गए कि कोई न कोई रहस्य अवश्य है। बहुत दिमाग लड़ाने पर सेतुराम पाठक का आशय उनकी समझ में न आया। अपने परम मित्र की इस कुटिलता पर मन ही मन दुखित होकर बोले, अच्छा आप पाठ पढ़ाइए और परीक्षा लीजिए, मैं जाता हूँ। तुम इतने स्वार्थी हो इसका मुझे कुछ गुमान तक न था। आज तुम्हारी मित्रता की परीक्षा हो गई। पंडित चिंतामणि बाहर चले गए। मोटे राम जी के पास उन्हें मनाने के लिए समय न था। फिर परीक्षा लेने लगे। सोना ने कहा, मना लो, रूठे जाते हैं, फिर परीक्षा लेना। मोटे जब कोई काम पड़ेगा मना लूंगा। निमंत्रण की सूचना पाते ही इनका सारा क्रोध शांत हो जाएगा। हाँ भवानी, तुम्हारे पिता का क्या नाम है, बोलो। भवानी गंगू पांडे। मोटे, और तुम्हारे पिता का नाम? फेकू। फेकू। बताओ, बता दो। बता दिया, उस पर कहते हैं पढ़ता नहीं। मोटे, हमें भी तो बता दो। फेकू, सेतुराम पाठक तो है। मोटे, बहुत ठीक, हमारा लड़का बड़ा राजा है। आज तुम्हें अपने साथ बिठाएंगे और सबसे अच्छा माल तुम्ही को खिलाएंगे। सोना, हमें भी कोई नाम बता दो। मोटे राम ने रसिकता से मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारा नाम है पंडित मोहन स्वरूप सुकुल। सोना देवी ने लजा कर सिर झुका दिया। सोना देवी तो लड़कों को कपड़े पहनाने लगी। उधर फेकू आनंद की उमंग घर से बाहर निकला। पंडित चिंतामणि रुठ कर तो चले गए, पर कुतूहल बस अभी तक द्वार पर दुबके खड़े थे। इन बातों की भनक इतनी देर में उनके कानों पर पड़ी। उससे यह तो ज्ञात हो गया कि कहीं निमंत्रण है, पर कहाँ है, कौन कौन लोग निमंत्रित हैं, यह ज्ञात न हुआ। इतने में फेकू बाहर निकला तो उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और बोले, कहाँ न्योता है बेटा? अपनी जान में तो उन्होंने धीरे से पूछा था, पर न जाने कैसे पंडित मोटेराम के कान में भनक पड़ गई। तुरंत बाहर निकल आए। देखा तो चिंतामणि जी फेकू को गोद में लिए कुछ पूछ रहे हैं। लपक कर लड़के का हाथ पकड़ लिया और चाहा तो अपने मित्र की गोद से छीन ले, मगर चिंतामणि को अभी भी अपने प्रश्न का उत्तर ना मिला था। अतएव वे लड़के को हाथ छुड़ाकर उसे लिए हुए अपने घर की ओर भागे।
मोटे राम भी यह कहते उनके पीछे दौड़े। उसे क्यों लिए जाते हो, धूर्त कहीं का दुष्ट, चिंतामणि में कहे देता हूँ इसका नतीजा अच्छा न होगा, फिर कभी निमंत्रण में न ले जाऊंगा, भला चाहते हो उतार दो। मगर चिंतामणि ने एक भी न सुनी, भागते ही चले गए। उनकी देह अभी संभल के बाहर न हुई थी, दौड़ सकते थे, मगर मोटे राम जी को एक एक पल आगे बढ़ना दुस्तर हो रहा था। भैंसे की भांति हाँपते थे और नाना प्रकार के विशेषणों का प्रयोग करते दुल्की चाल से चले जाते थे, और यद्यपि प्रतिक्षण अंतर बढ़ता जाता था और पीछा न छोड़ते थे। अच्छा घुड़दौड़ थी, मगर नगर के दो महात्मा दौड़ते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो दो गैंडे चिड़ियाघर से भाग आए हों। सैकड़ों आदमी तमाशा देखने लगे। कितने ही बालक उनके पीछे तालियां बजाते हुए दौड़े। कदाचित यह दौड़ पंडित चिंतामणि के घर पर ही समाप्त होती, पर पंडित मोटेराम धोती के ढीले हो जाने के कारण उलझकर गिर पड़े। चिंतामणि ने पीछे फिरकर यह दृश्य देखा तो रुक गए। फेकू राम से पूछा, क्यों बेटा, कहाँ न्योता है? फेकू, बता दो तो हम मिठाई दोगे ना? हाँ दूंगा, बताओ। फेकू, रानी के यहाँ। चिंता, कहाँ की रानी? फेकू, यह मैं नहीं जानता, कोई बड़ी रानी है, नगर में कई कई बड़ी रानियां थी। पंडित जी ने सोचा सभी रानियों के द्वार पर चक्कर लगाऊंगा, जहाँ भोज होगा वहाँ कुछ भीड़ भाड़ होगी, पता चल जाएगा। यह निश्चय करके वे लौट पड़े। सहानुभूति प्रकट करने में अब कोई बाधा न थी। मोटे राम जी के पास आए, देखा तो वे पड़े कराह रहे हैं, उठने का नाम ही नहीं लेते। घबराकर पूछा, गिर कैसे पड़े मित्र? यहाँ कहीं गड़ा भी तो नहीं है? मोटे, तुमसे क्या मतलब, तुम लड़के को ले जाओ, जो कुछ पूछना चाहो पूछो। चिंता, मैं यह कपट व्यवहार नहीं करता, दिल लगी की थी, तुम तो बुरा मान गए। ले उठ कर बैठ, राम का नाम लेके, मैं सच कहता हूँ मैंने कुछ नहीं पूछा। मोटे, चल झूठा। चिंता, जनेऊ हाथ में लेकर कहता हूँ। मोटे, तुम्हारी शपथ का विश्वास नहीं। चिंता, तुम मुझे इतना धूर्त समझते हो? मोटे, इससे कहीं अधिक। तुम गंगा में डूब कर शपथ खाओ तो भी मुझे विश्वास न आए। चिंता, दूसरा यह बात कहता तो मूंछ उखाड़ लेता। मोटे, तो फिर आ जाओ। चिंता, पहले पंडिताइन से पूछाओ। मोटे राम यह भस्मक व्यंग न सह सके, चट उठ बैठे और पंडित चिंतामणि का हाथ पकड़ लिया। दोनों मित्रों में मल्ल युद्ध होने लगा। दोनों हनुमान जी की स्तुति कर रहे थे और इतने जोर से गरज कर मानो सिंह दहाड़ रहे हो। बस ऐसा जान पड़ता था कि मानो दो पीपे आपस में टकरा रहे हो। मोटे, महाबली विक्रम बजरंगी, चिंता भूत पिशाच निकट नहीं आवे। मोटे, जय जय हनुमान के साई। चिंता, प्रभु रखिए लाज हमारी। मोटे, बिगड़ कर यह हनुमान चालीसा में नहीं है। चिंता, यह हमने स्वयं रचा है, क्या तुम्हारी तरह रटंत विद्या है? जितना कहो उतना रच दें। मोटे, अब हमें रचने पर आ जाएं तो एक एक दिन में 1,00,000 स्तुतियां रच डालें, किंतु इतना अवकाश किसे है? दोनों महात्मा अलग अलग अपनी अपनी डींगें, कौशल की डींगें मार रहे थे। मल्लयुद्ध शास्त्रार्थ का रूप धारण करने लगा, जो विद्वानों के लिए उचित है। इतने में किसी ने चिंतामणि के घर जाकर कह दिया कि पंडित मोटेराम और चिंतामणि जी में बड़ी लड़ाई हो रही है। चिंतामणि जी 3 महिलाओं के स्वामी थे, कुलीन ब्राह्मण थे, पूरे 20 विश्व। उस पर ब्राह्मण भी उच्च कोटि के, दूर दूर तक यजमानी थे। ऐसे पुरुषों को सबका अधिकार है। कन्या के साथ साथ जब प्रचुर दक्षिणा भी मिलती हो तब कैसे इनकार किया जाए। इन तीनों महिलाओं का सारे मोहल्ले में आतंक छाया हुआ था। पंडित जी ने उनके नाम बहुत ही रसीले रखे थे। बड़ी स्त्री को अमृति, मझली को गुलाब जामुन और छोटी को मोहन भोग कहते थे। पर मोहल्ले वालों के लिए तीनों महिलाएं त्राय ताप से कम न थीं। घर में नित्य आंसुओं की नदी बहती रहती। खून की नदी तो पंडित जी ने कभी नहीं बहाई, अधिक से अधिक शब्दों की ही नदी बहाई थी। पर मजाल न था कि बाहर का आदमी किसी को कुछ कह जाए। संकट के समय तीनों एक हो जाती थीं। यह पंडित जी के नीति चातुर्य का सुफल था। जो ही खबर मिली कि पंडित चिंतामणि पर संकट पड़ा हुआ है, तीनों त्रिदोष की भांति कुपित होकर घर से निकली और उनमें से जो अन्य की भांति कुपित होकर घर से निकली और उनमें से जो अन्य दोनों जैसी मोटी नहीं थी, सबसे पहले समर भूमि में जा पहुंची। पंडित मोटे राम जी को उसे आते देखा तो समझ गए कि अब कुशल नहीं। अपना हाथ छुड़ाकर बगडुट भागे, पीछे फिर कर भी न देखा। चिंतामणि जी ने बहुत ललकारा, पर मोटे राम जी के कदम न रुके। चिंता, अजीब भागे क्यों? ठहरो, कुछ मजा तो चखते जाओ। मोटे, में हार गया भाई, हार गया। चिंता, अभी कुछ दक्षिणा तो लेते जाओ। मोटे राम ने भागते हुए कहा, दया करो भाई, दया करो। 8 बजते बजते पंडित मोटे राम ने स्नान और पूजा करके कहा,
अब विलम्ब नहीं करना चाहिए। फंकी तैयार है ना? सोनत, तब फंकी लिए तो कब से बैठी हूँ, तुम्हें तो किसी बात की सुधि ही नहीं रहती। रात को कौन देखता है कि कितनी देर तक पूजा करते हो। मोटे, मैं तुमसे एक नहीं 1000 बार कह चुका हूँ कि मेरे कामों में मत बोला करो। तुम नहीं समझ सकती कि मैंने इतना विलम्ब क्यों किया। तुम्हें ईश्वर ने इतनी बुद्धि नहीं दी। जल्दी जाने से अपमान होता है। जवान समझता है लोभी है, भुक्कड़ है, इसलिए चतुर लोग विलम्ब किया करते हैं। जिनमें यजमान समझे कि पंडित जी को इसकी सुधि ही नहीं रही, भूल गए होंगे, बुलाने को तो आदमी भेजे। इस प्रकार जाने में मान महत्व है। वह मरभुकों की तरह जाने में क्या कभी हो सकता है? मैं बुलाने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, कोई न कोई आता ही होगा। लाओ थोड़ी फंकी। बालकों को खिला दी है ना? सोना, उन्हें तो मैंने सांझ को ही खिला दी थी। मोटे, कोई सोया तो नहीं? सोना, हाँ, आज भला कौन सोएगा, सब भूख भूख चिल्ला रहे थे, तो मैंने 1 पैसे का चवैना मंगवा दिया, सबके सब ऊपर बैठे खा रहे हैं। सुनते नहीं हो, मारपीट हो रही है। मोटे ने दांत पीस कर कहा, जी चाहता है कि तुम्हारी गर्दन पकड़कर ऐंठ दूं। भला इस बेला चवैना मंगाने का क्या काम था? चवैना खा लेंगे तो वह क्या तुम्हारा सिर खाएंगे? छी छी छी, जरा भी बुद्धि नहीं। सोना ने अपराध स्वीकार करते हुए कहा, हाँ, भूल तो हुई, पर सबके सब इतने कोलाहल मचाए हुए थे कि सुना ही नहीं जाता था। मोटे रोए न थे तो मोटे रोते ही न थे तो रोने देती। रोने से उनका पेट न भरता, बल्कि और भूख खुल जाती। सहसा एक आदमी ने बाहर से आवाज दी, पंडित जी, महारानी बुला रही हैं और लोगों को लेकर जल्दी चलो। पंडित जी ने पत्नी की ओर गर्व से देखकर कहा, देखा, इसे निमंत्रण कहते हैं, अब तैयारी करना चाहिए। बाहर आकर पंडित जी ने उस आदमी से कहा, तुम एक क्षण और न आते तो मैं कथा सुनाने चला गया होता। मुझे बिल्कुल याद न थी। चलो, अब हम बहुत शीघ्र आते हैं। 9 बजते बजते पंडित मोटेराम बाल गोपाल सहित रानी साहब के द्वार पर जा पहुंचे। रानी बड़ी विशालकाय एवं तेजस्वी महिला थी। उस समय वे कार चौबीदार तकिया लगाए तख्त पर बैठी हुई थी। 2 आदमी हाथ बांधे पीछे खड़े थे। बिजली का पंखा चल रहा था। पंडित जी को देखते ही रानी ने तख्त से उठकर चरण स्पर्श किया और इस बालक मंडल को देखकर मुस्कुराती हुई बोली, इन बच्चों को आप कहाँ से पकड़ लाए? मोटे, करता क्या, सारा नगर छान मारा, किसी पंडित ने आना स्वीकार न किया। कोई किसी के यहाँ निमंत्रित है, कोई किसी के यहाँ। तब तो मैं बहुत चकराया। अंत में मैंने उनसे कहा, अच्छा, आप नहीं चलते तो हर इच्छा, लेकिन ऐसा कीजिए मुझे लज्जित न होना पड़े। अब जबरदस्ती प्रत्येक के घर से तो बालक मिला, उसे पकड़ लाना पड़ा। क्या फेकूराम तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? फेकूराम ने गर्व से कहा, पंडित सेतुराम पाठक। रानी, बालक तो बड़ा होनहार है। और बालकों को भी उत्कंठा हो रही थी कि हमारी भी परीक्षा ली जाए, लेकिन जब पंडित जी ने उनसे कोई प्रश्न न किया तो उधार रानी ने फेकूराम की प्रशंसा कर दी। तब वे और अधीर हो उठे। भवानी बोला, मेरे पिता का नाम पंडित गंगू पांडे। छेदी बोला, मेरे पिता का नाम दमड़ी तिवारी। बैनी राम ने कहा, मेरे पिता का नाम पंडित मगरू ओझा। और अलगू राम समझदार था, चुपचाप खड़ा रहा। रानी ने उससे पूछा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? अलगू राम को उस वक्त पिता का निर्दिष्ट नाम याद न आया तो यही सूझा कोई और नाम ले ले। हत बुद्धि सा खड़ा रहा। पंडित मोटे राम ने जब उसकी ओर दांत पीस कर देखा तब रहा सहा हवास भी गायब हो गया। फेकू राम ने कहा, हम बता दें भैया, भूल गए। रानी ने आश्चर्य से पूछा, क्या अपने पिता का नाम भूल गया? यह तो विचित्र बात देखी। मोटे राम ने अलगू के पास जाकर कहा, कासे है? अलगू राम बोला, केशव पांडे। रानी तो अब तक क्यों चुप था? मोटे, कुछ ऊंचा सुनता है सरकार। रानी, मैंने सामान तो बहुत सा मंगवाया है, सब खराब होगा, लड़के क्या खाएंगे? मोटे, सरकार, इन्हें बालक न समझें, इनमें जो सबसे छोटा है वह 2 पत्तल खाकर उठेगा। जब सामने पत्तलें पड़ गई और भंडारी चांदी की थालों में एक एक उत्तम पदार्थ लाकर परसने लगा, तब पंडित मोटे राम की आंखें खुल गईं। उन्हें आए दिन निमंत्रण मिलते रहते, पर ऐसे अनुपम पदार्थ कभी सामने न आए थे। घी की ऐसी सौंधी सुगंध उन्हें कभी न मिली थी। प्रत्येक वस्तु से केवड़े और गुलाब की लपटें उड़ रही थीं। घी टपक रहा था। पंडित जी ने सोचा, ऐसे पदार्थों से कभी पेट भर सकता है? मनो खा जाऊं, फिर भी खाने को जी चाहे। देवतागण इनसे उत्तम और कौन से पदार्थ खाते होंगे? उन उत्तम पदार्थों की कल्पना भी नहीं हो सकती। पंडित जी को इस वक्त अपने परम मित्र चिंतामणि की याद आई। अगर वे होते तो रंग जम जाता, पर उनके बिना रंग फीका रहेगा। यहाँ दूसरा कौन है जिसमें लाग डांट करूं? लड़के 2-2 पतलों से में चैं बोल जाएंगे। सोना कुछ साथ देगी, मगर कब तक? चिंतामणि के बिना रंग न गठेगा। वे मुझे ललकारेंगे, मैं उन्हें ललकारूंगा। उस उमंग में पतलों की कौन गिनती? हमारी देखा देखी लड़के भी हट जाएंगे।
ओह बड़ी भूल गई, यह ख्याल मुझे पहले ना आया। रानी साहब से कहूँ तो बुरा मान जाएंगे। ओह, जो कुछ हो एक बार जोर तो लगाना ही चाहिए। तुरंत खड़े होकर रानी साहब से बोले, सरकार आज्ञा हो तो कुछ कहूँ। रानी कही, कहिए महाराज, क्या किसी वस्तु की कमी है? मोटे, नहीं सरकार, किसी बात की कमी नहीं। ऐसे उत्तम पदार्थ मैंने कभी देखे न थे। सारे नगर में आपकी कीर्ति फैल जाएगी। मेरे एक परम मित्र पंडित चिंतामणि जी, आज्ञा हो तो उन्हें बुला लूं। बड़े विद्वान कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं। उनके जोड़ का इस नगर में कोई दूसरा नहीं है। मैं उन्हें निमंत्रण देना भूल गया, अभी सुधी आए। रानी आपकी इच्छा हो तो बुला लीजिए, मगर आने जाने में देर होगी और भोजन परोस दिया गया है। मोटे, मैं अभी आता हूँ। सरकार दौड़ता हुआ जाऊँगा। रानी टमेरी मोटर ले लीजिए। अब पंडित जी चलने को तैयार हुए। तब सोना ने कहा, तुम्हें आज क्या हो गया है जी, उसे क्यों बुला रहे हो? मोटे, कोई साथ देने वाला भी तो होना चाहिए। सोना, क्या मैं तुमसे दब जाती? पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम जानते नहीं, घर की बात और है, दंगल की बात और है। पुराना खिलाड़ी मैदान में जाकर जितना नाम करेगा उतना नया पट्टा नहीं कर सकता। वहाँ बल का काम नहीं, साहस का काम है। बस यहाँ भी वही हाल समझो। झंडे गाड़ दूंगा, समझ लेना। सोना, कहीं लड़के सो जाए तो? मोटे, और भूख खुल जाएगी, जगह तो मैं लूँगा। सोना, देख लेना, आज वह तुम्हें पछाड़ देगा। उसके पेट में तो सनीचर है। मोटे, बुद्धि की सर्वथा प्रधानता रहती। यह न समझो कि भोजन करने की कोई विद्या ही नहीं, इसका भी एक शास्त्र है जिसे मथुरा के शनिचरानंद महाराज ने रचा है। चतुर आदमी थोड़ी सी जगह में गृहस्थी का सब सामान रख देता है और अनाड़ी बहुत सी जगह में भी यही सोचता है कि कौन वस्तु कहाँ रखूं। गवार आदमी पहले से ही हवक हवक कर खाने लगता है और चट एक लोटा पानी पीकर अफर जाता है। चतुर आदमी बड़ी सावधानी से खाता है, उसको कौर उतारने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। देर तक भोजन करते रहने से वह सुपाच्य भी हो जाता है। चिंतामणि मेरे सामने क्या ठहरेगा? चिंतामणि जी अपने आंगन में उदास बैठे हुए थे। जिस प्राणी को वह अपना परम हितैषी समझते थे, जिसके लिए अपने प्राण तक देने तैयार रहते थे, उसी ने आज उनके साथ बेवफाई की। बेवफाई ही नहीं की, उन्हें उठाकर पटक कर दे मारा। पंडित मोटे राम के घर से तो कुछ न जाता था। अगर वे चिंतामणि जी को साथ ले जाती तो क्या रानी साहब उन्हें दुत्कार देती? स्वार्थ की आगे कौन किसको पूछता है? उन अमूल्य पदार्थों की कल्पना करके चिंतामणि के मुंह से लार टपक पड़ती थी। अब सामने पत्तल आ गई होगी। अब थालों में अमृतियाँ लिए भंडारी जी आए होंगे। ओहो, कितनी सुंदर कोमल कुरकुरी रसीली अमृतियाँ होंगी। अब बेसन के लड्डू आए होंगे। ओहो, कितने सुडौल मेवों से भरे हुए घी से तरातर लड्डू होंगे। मुंह में रखते ही घुल जाते होंगे, जीभ भी न जुलानी पड़ती होगी। आहा, अब मोहन भोग आया होगा। हाय रे दुर्भाग्य, में यहाँ पड़ा सड़ रहा हूँ और वह वहाँ बाहर। बड़े निर्दयी है मोटे राम, तुमसे से निष्ठुरता की आशा न थी। अमृति देवी बोली, बस तुम इतना दिल क्यों छोटा करते हो? पितृपक्ष तो आ ही रहा है, ऐसे जाने कितने आएंगे। चिंतामणि आज किसी अभागे का मुंह देखकर उठा था। लाओ तो पत्रा देखूं कैसा मुहूर्त है। अब नहीं रहा जाता, सारा नगर छान डालूंगा, कहीं तो पता चलेगा नासिका तो दाहिनी चल रही है। एकाएक मोटर की आवाज आई। उसमें प्रकाश से पंडित जी का सारा घर जगमगा उठा। वे खिड़की से झांकने लगे तो मोटे राम को मोटर से उतरते देखा। एक लंबी सांस लेकर चारपाई पर गिर पड़े। मन में कहा, दुष्ट भोजन करके अब यहाँ मुझसे बखान करने आया है। अमृति देवी ने पूछा, कौन है? दाढ़ीदार इतनी रात को जगावत है? मोटे, हम हैं हम। गाली न दो। अमृति, अरे दूर मोहझौ से, तो तय कौन है? कहते हैं हम हैं, हमें तो जाने तय कौन है। मोटे, अरे हमारी बोली नहीं पहचानती हो? खूब पहचान लो, हम हैं तुम्हारे देवर। अमृति, ए दूर तोरे मुँह का लागे तोड़ लहास उठे, हमार देवर बनत है। दाढ़ीदार, मोटे, अरे हम हैं मोटे राम शास्त्री, क्या इतना भी नहीं पहचानती? चिंतामणि घर में है? अमृति ने किवाड़ खोल दिया। तिरस्कार भाव से बोले, अरे तुम थे तो नाम क्यों नहीं बताते थे? अब इतनी गालियां खा ली तो बोल निकला, क्या है क्या है? मोटे, कुछ नहीं, चिंतामणि जी को शुभ संवाद सुनाने आया हूँ। रानी साहब ने उन्हें याद किया है। अमृति, भोजन के बाद बुलाकर क्या करेंगी? मोटे, अभी भोजन कहाँ हुआ। मैंने जब इनकी विद्या, कर्मनिष्ठा, सद्विचार की प्रशंसा की तब वे मुग्ध हो गई और मुझसे कहा कि उन्हें मोटर पर लाओ। क्या सो गए हैं? चिंतामणि चारपाई पर पड़े पड़े सुन रहे थे। जी, मैं आता चलकर मोटे राम के चरणों पर गिर पड़ूं। उनके विषय में अब तक जितने कुत्सित विचार उठे थे सब लुप्त हो गए। ग्लानि का आविर्भाव हुआ। रोने लगे। अरे भाई, आते हो या सोते ही रहोगे? यह कहते मोटे राम उनके सामने जाकर खड़े हो गए। चिंता, तब क्यों न ले गए? जब इतनी दुर्दशा कर लिए तब आए। अभी तक पीठ में दर्द हो रहा है। मोटे, अजी वह तर माल खिलाऊंगा कि सारा दर्द वर्द भाग जाएगा। तुम्हारे यजमानों को ऐसे पदार्थ मयस्सर न हुए होंगे।
आज तुम्हें बंद कर पछाड़ूंगा। चिंता, तुम बेचारे मुझे क्या पछाड़ोगे? सारे शहर में तो कोई ऐसा माई का लाल दिखाई नहीं देता जो हमें शनिचर का इष्ट है। मोटे अजी यहाँ बरसों तपस्या की है, भंडारे का भंडारा साफ कर दें और इच्छा ज्यों की त्यों बनी रहे। बस यही समझ लो कि भोजन करके हम खड़े नहीं रह सकते। चलना तो दूसरी बात है, गाड़ी पर लद कर आते। चिंता, यह कौन सी बड़ी बात है? यहाँ तो टिकटी पर उठा कर लाए जाते हैं, ऐसी ऐसी डकारें लेते हैं कि जान पड़ता है कि बम गोला छूट रहा है। एक बार खुफिया पुलिस ने बम गोले के संदेह में घर की तलाशी तक ली। मोटे, झूठ बोलते हो, अगर कोई इस तरह नहीं डकार सकता। चिंता, अच्छा तो आकर सुन लेना, डर कर भाग न जाओ तो सही। एक क्षण में दोनों मित्र मोटर पर बैठे। मोटर चली। रास्ते में पंडित चिंतामणि को शंका हुई, कहीं ऐसा न हो कि पंडित मोटे राम का पिछलग्गू समझा जाऊं और मेरा यथेष्ट सम्मान भी न हो। उधर पंडित मोटी राम को भय हुआ, कहीं ये महाशय मेरे प्रतिद्वंदी न बन जाए और रानी साहब पर अपना रंग जमा लें। दोनों अपने अपने मंसूबे बांधने लगी। ज्यों ही मोटर रानी के भवन में पहुंची, दोनों महाशय उतरे। अब मोटे राम चाहते थे कि पहले मैं रानी के पास जाऊं और कह दूं कि पंडित को ले आया, और चिंतामणि चाहते थे कि मैं पहले रानी के पास पहुंचूं और अपना रंग जमा दूं। दोनों कदम बढ़ाने लगे। चिंतामणि हल्के होने कारण जरा आगे बढ़ गए तो पंडित मोटेराम दौड़ने लगे। चिंतामणि भी दौड़ पड़े। घुड़दौड़ सी होने लगी। मालूम होता था कि दो गैंडे भागे जा रहे हैं। अंत में मोटेराम ने हाँफते हुए कहा, राजसभा में दौड़ते हुए जाना उचित नहीं है। चिंता, तो तुम धीरे धीरे आओ ना, दौड़ने को कौन कहता है। मोटे, जरा रुक जाओ, मेरे पैर में कांटा गड़ गया है। चिंता, तो निकाल लो, तब तक मैं चलता हूँ। मोटे, मैं कहता ना, रानी तुम्हें पूछती भी ना। मोटेराम ने बहुत बहाने किए पर चिंतामणि ने एक न सुना। भवन में पहुंचे। रानी साहब बैठी कुछ लिख रही थी और रह रहकर द्वार की ओर ताक लेती थी। सहसा पंडित चिंतामणि के सामने खड़े हो और यूं स्तुति करने लगे, हे यशोदे, हे बालक केशव, मुरार नामा। रानी, क्या मतलब? अपना मतलब कहो। चिंता, सरकार को आशीर्वाद देता हूँ। सरकार ने इस दास चिंतामणि को निमंत्रित करके कितना अनुग्रहित किया है, उसका बखान शेषनाग अथवा सहस्त्र जिभ्या द्वारा भी नहीं कर सकते। रानी, तुम्हारा नाम ही चिंतामणि है, वे कहाँ रह गए? पंडित मोटेराम शास्त्री। चिंता, पीछे आ रहा सरकार, मेरे बराबर आ सकता है भला? मेरा तो शिष्य है। रानी, अच्छा, तो वे आपके शिष्य हैं। चिंता, मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता सरकार, विद्वानों को नम्र होना चाहिए, पर जो यथार्थ है वह तो संसार जानता है। सरकार में किसी से वाद विवाद नहीं करता, यह मेरा अनुशीलन अभीष्ट नहीं। मेरे शिष्य भी बहुधा मेरे गुरु बन जाते, पर मैं किसी से कुछ नहीं कहता। जो सत्य है वह सभी जानते हैं। इतने में पंडित मोटेराम भी गिरते पड़ते हाँफते हुए आ पहुंचे। यह देखकर कि चिंतामणि भद्रता और सभ्यता की मूर्ति बने खड़े हैं, तो देवोपम शांति के साथ खड़े हो गए। रानी, पंडित चिंतामणि बड़े साधु प्रकृति में विद्वान हैं, आप उनके शिष्य हैं, फिर भी वो आपको अपना शिष्य नहीं कहते। मोटे सरकार, मैं इनकी दास हूँ। चिंता, जगतारणी में इनका चरण रज हूँ। मोटे, रिपुदल संहारणी में इनके द्वार का कुकर हूँ। रानी, आप दोनों सज्जन पूज्य हैं, एक से एक बड़े हुए, चलिए भोजन कीजिए। सोना रानी बैठी पंडित मोटेराम की राह देख रही थी। पति की इस मित्र भक्ति पर उन्हें बड़ा क्रोध आ रहा था। बड़े लड़कों के विषय में तो कोई चिंता ना थी, लेकिन छोटे बच्चों के सो जाने का भय था। उन्हें किस्से कहानियां सुनाकर बहला रही थी कि भंडारी ने आकर, महाराज चलो। दोनों पंडित जी आसन पर बैठ गए। फिर क्या था, बच्चे कूद कूद कर भोजनशाला में जा पहुंचे। देखा कि दोनों पंडित दो वीरों की भांति आमने सामने डटे बैठे हैं। दोनों अपना पुरुषार्थ दिखाने के लिए अधीर हो रहे थे। चिंता, भंडारी जी, तुम परोसने में बड़ा विलंब करते हो, क्या भीतर जाकर सोने लगते हो? भंडारी, चुपाई मारे बैठे रहो, जौन कुछ आए सब आई जाए, घबराए का नहीं होता। तुम्हारे सिवाय और कोई जिवैया नहीं बैठा है। मोटे भैया, भोजन करने से पहले कुछ देर सुगंध का स्वाद तो लो। चिंता, अजी सुगंध गया चूल्हे में, सुगंध देवता लोग लेते हैं, अपने लोग तो भोजन करते हैं। मोटी, अच्छा बताओ, पहले किस चीज़ पर हाथ फेरोगे? चिंता, मैं जाता हूँ, भीतर से सब चीज़ें एक साथ लिए आता हूँ। मोटे, धीरज धारो भैया, सब पदार्थों को आ जाने दो, ठाकुर जी को भोग लग जाए। चिंता, तो बैठे क्यों हो, तब तक भोग ही लगाओ, एक बाधा तो मिटे, नहीं तो लाओ मैं चटपट भोग लगा दूं। व्यर्थ देर करोगे। इतने में रानी आ गई। चिंता मणि सावधान हो गए, रामायण की चौपाइयों का पाठ करने लगे। रहा एक दिन अवध अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा, कौशल देश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बने आए। उलट पलट लंका जपि जारी, कूद पड़ा तब सिंधु मझारी, जे ही पर जा सत्य सनेहु,
सौ तेहि मिले न कछु संदेहु। जामवंत के वचन सुनाए, सुनी हनुमान हृदय अति भाए। पंडित मोटे राम ने देखा कि चिंतामणि का रंग जमता जाता है, तो वे भी अपनी विद्वता प्रकट करने को व्याकुल हो गए। बहुत दिमाग लड़ाया, पर कोई श्लोक, कोई मंत्र, कोई कविता याद ना आई। तब उन्होंने सीधे सीधे राम नाम का पाठ आरंभ कर दिया। राम भज राम भज राम भज रे मन। उन्होंने इतने स्वर में जाप करना शुरू किया कि चिंतामणि को भी अपना स्वर ऊंचा करना पड़ा। मोटे राम और जोर से गरजने लगे। इतने में भंडारी ने कहा, महाराज अब भोग लगाइए। यह सुनकर उस प्रतिस्पर्धा का अंत हुआ। भोग की तैयारी हुई। बाल वृंद सजग हो गया। किसी ने घंटा लिया, किसी ने घड़ियाल, किसी ने शंख, किसी ने करताल और चिंतामणि ने आरती उठा ली। मोटे राम मन में ऐंठ कर रह गए। रानी के समीप जाने का यह अवसर उनके हाथ से निकल गया, पर वह क्या मालूम था कि विधि वाम उधार कुछ और ही कुटिल कीड़ा कर रहा है। आरती समाप्त हो गई। भोजन शुरू होने का था कि एक कुत्ता न जाने किधर से आ निकला। पंडित चिंतामणि के हाथ से लड्डू थाल पर गिर पड़ा। पंडित मोटेराम अचकचा कर रह गए। सर्वनाथ चिंतामणि ने मोटेराम के सारे में कहा, अब क्या कहते हो मित्र, कोई उपाय निकालो, यहाँ तो कमर टूट गई। मोटेराम ने लंबी सांस खींचकर कहा, अब क्या हो सकता है, यह समुद्र ससुर आया किधर से। रानी पास ही खड़ी। उन्होंने, अरे कुत्ता किधर से आ गया, रोज बंधा रहता था, आज कैसे छूट गया। अब तो रसोई भ्रष्ट हो गई। चिंता सरकार, आचार्य इस विषय में। मोटे, कोई हर्ज नहीं सरकार, कोई हर्ज नहीं है। सोना भाग्य फूट गया। जोहत जोहत आधी रात बीत गई, तभी विपत्ति फाट पड़ी। चिंता सरकार, स्वान के मुख में अमृत। मोटे, अब तो आज्ञा हो तो चलें। रानी, हाँ और क्या, मुझे तो बड़ा दुख है, इस कुत्ते ने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। तुम बड़े गुस्ताख हो गए हो टॉमी। भंडारी, ये पत्तल उठाकर मेहतर को दे दो। चिंता, सोना से छाती फटी जाती है। सोना को बालकों पर दया आई। बेचारे इतनी देर देवोपम धैर्य के साथ बैठे थे। बस चलता तो कुत्तों का गला घोंट देती। बोली, लड़कन का तो दोष नहीं पड़ा थे, इन्हें काहे नहीं खवाए देत को। चिंता, मोटेराम महादुष्ट हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सोना, ऐसे तो बड़े विद्वान बने रहे, अब काहे नहीं बोलत बनत, मुंह में दही जम गया, जीभ है नहीं खुलत है। चिंता, सत्य कहता हूँ, रानी को चकमा दे देता। उस दुष्ट के मारे सब खेल बिगड़ गया। सारी अभिलाषाएं मन में रह गई। ऐसे पदार्थ अब कहाँ मिल सकते हैं। सोना सारी मनसोई निकल गई। घर ही में गर्जे के शेर हैं। रानी ने भंडारी को बुलाकर कहा, इन छोटे छोटे 3 बच्चों को खिला दो, ये बेचारे क्यों भूखे मरे। क्यों फेंकूराम, मिठाई खाओगे? फेंकू इसलिए तो आए हैं। रानी, कितनी मिठाई खाओगे? फेंकू, बहुत सी। हाथों से बता कर इतनी। रानी, अच्छी बात है, जितनी खाओ उतनी मिलेगी, पर जो बात मैं पूछूं बतानी पड़ेगी। बताओगे ना? फेंकू, हाँ बताऊंगा, पूछिए। रानी, झूठ बोले तो एक मिठाई न मिलेगी। समझ गए। फेंकू, मत दीजिएगा, मैं झूठ बोलूंगा ही नहीं। रानी, अपने पिता का नाम बताओ। मोटे बालकों को हरदम सब बातें स्मरण नहीं रहती, उसने तो आते ही आते बता दिया था। रानी, मैं फिर पूछती हूँ, इसमें आपकी क्या हानि है? चिंता, नाम पूछने में क्या हर्ज नहीं है। मोटे, तुम चुप रहो चिंतामणि, नहीं तो ठीक न होगा। मेरे क्रोध को अभी तुम नहीं जानते, दबा बैठूंगा तो रोते भागोगे। रानी, आप तो व्यर्थ इतना क्रोध कर रहे हो, बोलो। फेंकूराम, चुप क्यों हो? फिर मिठाई ना पाओगे। चिंता, महारानी को इतनी दया दृष्टि तुम्हारे ऊपर है, बता दो बेटा। मोटे, चिंतामणि जी, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे अदे न आए हैं, वह नहीं बताता तुम्हारा साझा आए वहाँ ने बड़े खैरख्वाह बन के। सोना, अरे हाँ, लड़कन से ई सब पवारा से का मतलब, तुम्हारा धर्म परे मिठाई देव, ना धर्म परे ना देव, ई का बाप का नाम बताओ तब मिठाई दे। फेंकूराम ने धीरे से कोई नाम ना लिया। इस पर पंडित जी ने इतने जोर से डांटा कि उसकी आधी बात मुंह में ही रह गई। रानी, क्यों डांटते हो, उसे बोलने क्यों नहीं देते? बोलो बेटा। मोटे, आप हमें अपने द्वार पर बुलाकर आप हमारा अपमान कर रही हैं। चिंता, इसमें अपमान की कोई बात नहीं है भाई। मोटे, अब हम इस द्वार पर कभी ना आएंगे, यहाँ सत्पुरुषों का अपमान किया जाता है। अलगू, कहिए तुम्हें चिंतामणि को एक पटकन दूं। मोटे, नहीं बेटा, दुष्टों को परमात्मा स्वयं दंड देता है, चलो यहाँ से चलें। आप भूल कर भी यहाँ न आएंगी। खिलाना न पिलाना, द्वार पर बुलाकर ब्राह्मणों का अपमान करना, तभी तो देश में आग लगी हुई है। चिंता, मोटे राम, महारानी के सामने तुम्हें इतनी कटु बातें न करनी चाहिए। मोटे, बस चुप ही रहना, नहीं तो सारा क्रोध तुम्हारे ही सिर जाएगा। माता पिता का पता नहीं, ब्राह्मण बनने चले हैं। तुम्हें कौन कहता है ब्राह्मण? चिंता, जो कुछ मन चाहे कह लो, चंद्रमा पर थूकने से थूक अपने मुंह पर पड़ता है। जब तुम्हें धर्म का एक लक्षण नहीं जानते, तब तुमसे क्या बातें करूं। ब्राह्मण को धैर्य रखना चाहिए। मोटे, पेट के गुलाम
हो ठकुर सुहाती कर रहे हो कि एक आध पत्ता मिल जाए? यहाँ मर्यादा का पालन करते हैं। चिंता, कह तो दिया भाई कि तुम बड़े मैं छोटा, अब क्या कहूँ? तुम सत्य कहते होगे, मैं ब्राह्मण नहीं शूद्र हूँ। रानी, ऐसा न कहिए चिंतामणि जी, इसका बदला ना लिया तो कहना। यह कहते हुए पंडित मोटेराम बालक वृंद के साथ बाहर चले आए। भाग्य को कोसते घर को चले, बार बार पछता रहे थे कि दुष्ट चिंतामणि को क्यों बुला लाया। सोना ने कहा, भंडा फूटत फूटत बच गया। फेकुआ नाव बताए दे। काहे रे, अपने बाप का नाव बताए देते। फेकू और क्या, वो तो सच सच पूछती थी। मोटे चिंतामणि ने रंग जमा लिया। अब आनंद से भोजन करेगा। सोना, तुम्हारे एको विद्या काम न आई। 3 बाजी मार लेना लेगो। मोटे, मैं तो जानता हूँ। रानी ने जानबूझकर कुत्ते को बुला लिया। सोना ने तो ओकर मुंह देखत ताड़ गई कि हमें पहचान गई है। इधर तो ये लोग पछताते चले जाते थे, उधर चिंतामणि की 5 उंगली घी में थी। आसन मारे भोजन कर रहे थे। रानी अपने हाथों से मिठाइयाँ परोस रही थी। वार्तालाप भी होता जाता था। रानी बड़ी धूर्त है, मैं बालकों को देखते ही समझ गई। अपनी स्त्री को भेष में बदल कर लाते उसे लज्जा न आई। चिंता मुझे कोस रहे होंगे। रानी मुझसे उड़ने चला था। मैंने भी कहा था, बच्चा तुमको ऐसी शिक्षा दूंगी कि उम्र भर याद करोगे। टॉमी को बुला लिया। चिंता, सरकार की बुद्धि धन्य है। राधे राधे।